Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. This is Madhav Pathak, Assistant Professor, Department of Law, Sri Krishna University, मध्य प्रदेश। ये मेरा पहला लेक्चर है लैंड लॉज पर। लैंड लॉ जो सब्जेक्ट है BLLB और LLB 5th सेम में, इसका एक पेपर रहता है जो बच्चों के लिए लर्निंग में हेल्पफुल रहेगा। और इस लेक्चर के दौरान मैं आपको मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की बेसिक चीज़ें और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के बारे में और क्या बेसिक टर्म्स हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में और लैंड लॉज में, ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये जो लेक्चर है मैंने डिवाइड किया हुआ है सिनेप्सिस के बेस पर। इस सिनॉप्सिस में आपको मैंने 7 पॉइंट यहाँ पे आपको PPT में और पैनल पे दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लैंड लॉज, सेकंड मैंने लैंड लॉज को बनाया हुआ, थर्ड मैंने मध्य प्रदेश को हाईलाइट किया हुआ है कि मध्य प्रदेश का लैंड रेवेन्यू में क्या इंपॉर्टेंट है, और लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959। बेसिकली मैंने इस जो पार्ट है लैंड लॉज का मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, इसके संबंध में मेनली मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। ये मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959। तो मध्य प्रदेश क्या होगा, भूमि क्या होगी, लैंड क्या होगा, रेवेन्यू क्या होगा और कोड 1959 का क्या इंपॉर्टेंस है। ये ऐसी विधि है जो आज की डेट में सबके लिए जानकारी होना इसमें आवश्यक है, क्योंकि आज हम ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन बेचते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट करते हैं, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली सारी भूमियों का कैसे उसका उपयोग होगा, कैसे वो आगे ट्रांसफ़र होगी, कैसे उसमें और टेक्निकल चीज़ें क्या होंगी, ये सारी चीज़ें MPLRC बताती है। जिसको MPLRC का नॉलेज पूरा होता है तो आपको बता दूं लॉ फील्ड में वो खाली नहीं बैठेगा, उसके पास पर्याप्त काम रहेगा। चाहे तो अर्निंग के लिए भी एक अकेला सब्जेक्ट है जो आपको अर्निंग दे सकता है, और लॉ फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत किसी भी रेवेन्यू कोर्ट में आप जाएंगे तो यदि आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और सिविल की प्रैक्टिस ग्रो करने के लिए, मान लीजिए आपको सिविल मामलों का एक एक्सपर्ट बनना है तो आपको MPLRC का नॉलेज होना चाहिए, लैंड लॉज का नॉलेज होना चाहिए। और इस टॉपिक में मैं आपको केवल लैंड लॉज की बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, साथ ही आप लोगों को क्या रेवेन्यू होता है, क्या लैंड होता है और मध्य प्रदेश में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे यहाँ पे आप MPLRC जब पढ़ोगे तो 2 प्रकार की लैंड के बारे में विशेष रूप से आप पढ़ोगे, ऑक्यूपाइड लैंड और अनऑक्यूपाइड लैंड, दखल रहित और दखल युक्त भूमियों के बारे में। सो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लैंड लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन का लैंड लॉ से क्या कनेक्शन है। आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रांड नॉर्म होता है, आपका मेन नॉर्म होता है, और उससे ही सारी विधियां बनती हैं। आप लोगों ने आर्टिकल 13 में पढ़ा कि कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों के असंगत है तो वो वहाँ तक शून्य होती है जहाँ तक वह उस कॉन्सेप्ट को, उन मौलिक अधिकारों को वायलेट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन और लैंड लॉ का एक बड़ा ही कनेक्शन है, और यूँ कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन तो सारी विधियों की उत्पत्ति ही है। पहला मैंने लिखा है आर्टिकल 19(1)(f)। जब संविधान बना 1950 के दौरान, उस दौरान एक आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों को बताया गया था, और स्वतंत्रता के अधिकारों में 19(1)(f) में मेंशन किया गया था कि हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अब यदि ये आर्टिकल कंटिन्यू रहता तो स्थिति ये बनती कि कभी भी कुछ भी काम करना है स्टेट को तो वो काम नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रोड डालने हैं, ठीक है ना, तो वो कहता है कि मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों के रिगार्डिंग उसके केस पुटअप करता वो जाता आर्टिकल 32 में, हर जगह पर रेट लगा रहा होता। तो ऐसी स्थिति में जब कई टेक्निकल चीज़ें आई तो 44th अमेंडमेंट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, और 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर कर दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से 44th अमेंडमेंट के माध्यम से इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट लिखा मैंने 31, तो 31 में भी विशेष ज़मीनों के बारे में, भूमियों के बारे में दिया गया था, और इसके रहते भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के विस्तार में, राष्ट्र के उद्देश्य, राष्ट्र की जो लोकहित था, लोकहित प्रभावित हो रहा था, इसलिए इन आर्टिकल्स को हटाकर 44th अमेंडमेंट के माध्यम से रिप्लेस करके आर्टिकल 300A में कन्वर्ट कर दिया गया, और कहा गया हर व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है, आर्टिकल 300A में बोल दिया गया। लेकिन ये मौलिक अधिकार ना होकर
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा। इसके बाद आते हैं 6th शेड्यूल और 7th शेड्यूल की बात करते हैं। तो आपको पता होगा 6th शेड्यूल और 7th शेड्यूल दो कॉन्सेप्ट आपको ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात करते हैं। ट्राइबल एरियाज़ और लिस्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। साथ में 80 mm ये 4 स्टेट के बारे में विशेष रूप से बात की गई। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन ज़मीनों पर मैक्सिमम ट्राइबल्स रहते हैं। मेघालय, मिजोरम, ये आपका त्रिपुरा है। तो इन राज्यों में क्या था कि जो ट्राइबल्स थे उनके राइट्स को वायलेट ना हो, राइट्स उनको समाज में आने के लिए अवसर मिले, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इन 6th और 7th शेड्यूल में लैंड लॉज के लिए वहाँ पे बोला गया कि उनके अपने लॉज होंगे, उनको हम वायलेट नहीं करेंगे। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो लैंड लॉज को इफेक्ट करती है। आपको बता दें लैंड लॉ भूमि विधियाँ हैं, हर स्टेट की अपनी एक भूमि विधि है। उस भूमि विधि के अकॉर्डिंग वहाँ के जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का निस्तारण कैसे होना है, कैसे उसको उपयोग किया जाना है, कब राज्य उसको उपयोग कर सकेगा, और वो जो ज़मीनें दी गई हैं वो ज़मीनें कैसे यूटिलाइज़ की जाएंगी। कभी मछली पालन के लिए उपयोग करना है, कभी तालाबों के लिए उपयोग करना है, कभी व्यक्ति को अपने राइट्स को ट्रांसफ़र करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लैंड लॉज में पढ़ने को मिलेंगी। साथ में उन रेवेन्यू ऑफिसर्स, राजस्व अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलेगी, कैसे टैक्स लिया जाएगा, कितना टैक्स लिया जाएगा, क्या और कब उनमें कमी की जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लैंड लॉज में सारे, चाहे किसी भी स्टेट का लैंड लॉ हो, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। चूँकि ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत लैंड लॉ है, इसलिए हमारे यहाँ के सिलेबस में लैंड लॉ में मुख्यतः मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के बारे में बोला गया है, जिसका एनेक्टमेंट 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। लैंड लॉज नॉर्मली क्या है, लैंड लॉज जो डिवाइड करते हैं तो कई प्रकार के लॉज होते हैं, भू अर्जन अधिनियम भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि जो ज़मीन है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो एग्रीकल्चरल लैंड, एक होता है एकोमोडेशन। तो आप इस जो लैंड लॉज का ये जो पेपर है, इस पेपर में आप 2 एक्ट पढ़ने जा रहे हो, एक एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट और एक पढ़ने जा रहे हो आप एलआरसी। यहाँ पे मैंने इसको इस हिसाब से किया है कि ज़मीनें भी आप यदि डिवाइड करो लॉज के अकॉर्डिंग तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है कृषि भूमि, एक होती है स्थान संबंधी रेंट कंट्रोलिंग वाली भूमि, इसलिए मैंने इसको लिखा है लैंड एग्रीकल्चर। इसको डील करेगा एमपी एलआरसी। जो एग्रीकल्चरल भूमियां हैं वो भूमि कैसे राज्य नियंत्रित करेगा, ये सारी चीज़ें एमपी एलआरसी में मिलेगा आपको। और एकोमोडेशन में आपको रेंट कंट्रोल के संबंध में लॉज बताए गए हैं, जिसको बोले गए एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। इन दोनों ही लॉज को आपको लैंड लॉ में इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और दोनों ही सब्जेक्ट आपके सिविल जज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप मध्य प्रदेश सिविल जज में बैठते हैं तो यहाँ पर भी आपको इनका अध्ययन करना होगा। आपको बता दें कि शुरुआत में जब मध्य प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश को 4-5 स्टेट के से मिलाकर बनाया गया। उस टाइम पे 5 स्टेट में मध्य प्रदेश डिवाइड था, और डिवाइड होने के साथ साथ आगे जब आते हैं तो मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़, चूँकि आप लोग सबको जानकारी है कि 2000 में मध्य प्रदेश से पृथक छत्तीसगढ़ बनाया गया था। लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ सिविल जज देते हैं या एमपी सिविल जज देते हैं या एमपी एलआरसी के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में बहुत ज़्यादा समता मिलती है, क्योंकि पूरे लॉज लगभग एमपी के ही थे। जब अब बात करते हैं वर्ष 1959 की, जब से इसका एमपी एलआरसी का एनेक्टमेंट हुआ, तो जब मध्य प्रदेश अविभाजित था आज़ादी के बाद, मध्य प्रदेश आपका 5 स्टेट से मिलकर बनाया गया था। पहला था महाकौशल, जो आजकल जबलपुर क्षेत्र होता है, दूसरा मध्य भारत, तीसरा भोपाल, विंध्य प्रदेश, सिरोंज। इन 5 एरियो में अलग अलग जो भू राजस्व की व्यवस्था की गई थी कि राजस्व कैसे लिया जाएगा, कैसे भूमियों का निस्तारण होगा। इन सारी चीज़ों में 5 स्टेट में अलग अलग नाम हुआ करते थे भूमि स्वामियों के। जो भूमि स्वामी होते थे ज़मीनों के, उनके अलग अलग नाम होते थे, तो अलग अलग तरीके से टैक्स लिया जाता था। इन 5 स्टेटों में सिमिलरिटी लाया जाए कि रेवेन्यू जो हो वो सिमिलर हो और लोगों को कम नियमों में अधिक सुविधाएं प्राप्त हों। इस विषय में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता को 5 स्टेट से मिलाकर सीधा मध्य प्रदेश बनाया गया, और इनकी लैंड लॉज थे उनको समराइज करके मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की इनेक्टमेंट किया गया। इसके बाद आते हैं लैंड। मैंने सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार के 2 प्रकार की
भूमियों के बारे में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता को जब आप पढ़ेंगे तो यदि इन 2 कैटेगरी से आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, चैप्टराइजेशन में आसानी हो जाएगी। जैसे अभी वर्तमान में MPLRC में 19 चैप्टर हैं। यदि आप इस वे से पढ़ते हैं, आपको इसको पढ़ने के कई प्रकार के तरीके हैं। लोग बाग MPLRC कम पढ़ते हैं या सिविल जज कॉम्पिटिशन में अलग अलग स्टेट में अलग अलग MPLRC होने के कारण बहुत सी कोचिंग में इनको नहीं पढ़ाया जाता है। रीज़न क्या रहता है, क्योंकि हर जगह के लैंड लॉज अलग होते हैं और पढ़ाने में जो फैकल्टी होती है वो इंटरेस्टेड नहीं होती है। लेकिन चूंकि हम आप मध्य प्रदेश में बिलोंग करते हैं और हम आगे जाके एक अच्छा एडवोकेट बनने वाले हैं, जज बनने वाले हैं, तो हम लोगों को इन लैंड लॉस के बारे में आवश्यक जानकारी होनी होगी। यदि लैंड की बात करेंगे तो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये दोनों ही कोई भी प्रदेश हो, उनमें दोनों प्रकार की ज़मीनों की बात की जाएगी। एक बात की जाएगी ऑक्यूपाइड लैंड, जिसको बोलेंगे हम दखल युक्त भूमि। अब ये दखल युक्त वर्ड आता है, एक बोला जाता है दखल रहित भूमि। तो हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे दखल युक्त बोलते हैं तो दखल युक्त का मतलब है 2 वर्ड से बना हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका कुछ दखल है, ऐसी एक प्रॉपर्टी है जिसमें किसी ना किसी व्यक्ति का दखल है, मतलब ये प्राइवेट लैंड की बात कर रहे हैं। और दखल रहित भूमि वह भूमि जो बिना दखल के है, तो ये हो सकती है, ये दखल रहित जो भूमि होंगी। यहाँ पर जो MPLRC में प्रोविज़न दिए गए हैं वो यही प्रोविज़न दिए गए हैं कि जिन पर शासन की है, जो शासन की भूमि है वो अनऑक्यूपाइड लैंड है, और जो प्राइवेट व्यक्तियों की भूमि है वो आपकी ऑक्यूपाइड लैंड है। अब जब MPLRC आप पढ़ोगे तो इनके बारे में जब आप आगे जाओगे तो मोस्टली जो ऑक्यूपाइड लैंड के बारे में बात की गई है वो सेक्शन 104 से लेकर लगभग आपके 221 तक बात करता है। सेक्शन 104 से लेकर 221 तक जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको नामांतरण मिलेगा, रिकॉर्ड सुधार मिलेगा, सीमांकन मिलेगा, भूधारी कौन होंगे, भूमि स्वामियों के बारे में बताया गया, कब रेवेन्यू कम कर दिया जाएगा, बंटवारा मिलेगा आपको। इसके अलावा आपके गवर्नमेंट लीज के बारे में बात की जाएगी। आगे चलकर आप जाओगे तो वहाँ पे एलुवियन डाइलुवियन की बात की जाएगी, और आगे जाओगे आपको तो खातों की चकबंदी के। तो ये सारे जो प्रोविजंस आपके 104 से 221 पढ़ने वाले हैं, ये प्राइवेट भूमि के बारे में आप पढ़ेंगे, जिनको ऑक्यूपाइड लैंड है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑक्यूपाई किए हुए हो प्राइवेट व्यक्ति ही होगा। जब दखल रहित भूमि की बात आएगी तो ये शासन संबंधी भूमियों के बारे में आप सोचो, पहाड़ हैं, राज्य शासन की भूमियाँ, आप देखोगे कि बंजर भूमियाँ हैं, कुछ तालाब हैं, कुछ झील है, आबादी की भूमियाँ, ये सारी भूमियाँ किस में आएंगी? अनऑक्यूपाइड लैंड में आएंगी, जिनके बारे में आपको MPLRC में पढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट भी पैदा होता है, और यदि ऊपर से देखते तो MPLRC बड़ी बोरिंग लगती है। लेकिन जब आप एक कलेक्टर बन के सोचते हो कि कलेक्टर को क्या क्या काम करने हैं, एक SDM बन के सोचते हो एक SDM के क्या काम, आपको बता दें कि रेवेन्यू ऑफिसर के जो भी काम है वो MPLRC से गवर्न होते हैं। यदि MPLRC का आपका अच्छा नॉलेज है तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, चाहे आप सामाजिक गतिविधि में चले जाओ, चाहे आप लीगल गतिविधियों में रहो, किसी भी गतिविधि में रहेंगे MPLRC का नॉलेज आपको होना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है आपका, इसके बाद मैंने एक तो भूमि बताई कि भूमि क्या होती है, इसके बाद चूंकि नाम ही है MPLRC लैंड रेवेन्यू कोड, तो भूमियों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ज़मीनें होती हैं वो सारी ज़मीनें उसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, भूमि के बारे में आपने जान लिया, राजस्व क्या होगा, रेवेन्यू क्या होगा, उसके बारे में डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है। और सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कोई भी मनी है जो स्टेट गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं, कोई पर्टिकुलर प्रीमियम दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी रेवेन्यू के रूप में, लेकिन ये पेमेंट किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को। तो लिखा हुआ है ऑल मनी पेएबल टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर होल्डिंग लैंड एंड इंक्लूड्स प्रीमियम, रेंट, लीज मनी, क्वेट, रेंट एंड अदर कॉग्निट वेरिएशन ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। तो कोई भी पेमेंट कर रहे हो आप स्टेट को किस ज़मीन को होल्ड करने के लिए, वो सारी चीज़ें रेवेन्यू हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी ज़मीन है अलग अलग व्यक्तियों की, मेरे पास भी ज़मीन है तो ये मेरी ज़मीन है। तो आपको बता दें MPLRC का सेक्शन 57 कहता है कि सभी भूमियाँ राज्य की होंगी।
अब आप कहो कि सभी भूमियां राज्य की हैं, तो हमारे नाम क्यों चढ़े हुए हैं उन खसरा नंबरों में, उन रिकॉर्डों में? इसलिए चढ़े हुए हैं क्योंकि आप एक रेंट होल्डर हो। किस ज़मीन का किसको रेंट देना है, किसको टैक्स देना है, उसके कारण आपके नाम चढ़े हुए हैं। अब आप कहो कि ये ज़मीन है तो हम लोगों के नाम ट्रांसफ़र क्यों की जाती हैं? तो ट्रांसफ़र इसलिए की जाती हैं कि हमारे जो दादाजी वगैरह को जब व्यवस्थापन हुआ था उस टाइम पे एमपीएलआरसी बनी थी तो सबको ज़मीनें मिली थी। अब उसके बाद साथ में ये लिखा गया था ये पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगी। तो अब आपके पीढ़ी दर जो पीढ़ी किराएदार हो, आप ज़मीनों के किराएदार रहते हैं, उस हिसाब से चले जाते हैं। फिर आप कहो कि जब ज़मीनें खाली कराई जाती हैं तो उस टाइम पे मुआवजा क्यों दिया जाता है? तो मुआवजा इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था स्टेट गवर्नमेंट ने कि ज़मीनें आपको दी गई थी। अब कोई जो एग्रीमेंट ब्रीच करता है तो वर्तमान रेवेन्यू व्यवस्था के अनुसार, जो रेवेन्यू व्यवस्था होती है उस रेवेन्यू व्यवस्था के अनुसार आपको टैक्स के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल जैसे अभी बमीठा या यहाँ से 4 लाइन का रोड का निर्माण हुआ, ठीक है, कई एग्रीकल्चर ज़मीनें चली गई, उसके बाद उनको मुआवजा राशि दी गई। कई जगह पे विवाद हुए कि मुआवजा राशि अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप कहो कि ये तो हमारी ज़मीन है इसलिए सरकार मुआवजा दे रही है। सरकार मुआवजा नहीं दे रही, सरकार कोई भी ज़मीन आपसे ले सकती है। सरकार आपको उस जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कि आपको सरकार ने एग्रीमेंट किया था शुरुआत में आपके दादा परदादा या जिससे भी जो भी पीढ़ियाँ रहीं उस टाइम पे 1959 के आसपास, उन पीढ़ियों के अनुसार उनका एग्रीमेंट था। क्योंकि एग्रीमेंट जो कोई ब्रीच करता है, कोई करार या कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच करता है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। तो जो मुआवजा मिलता है वो आपका कंपनसेशन है उस एग्रीमेंट के ब्रीच करने का, ना कि आपका उन ज़मीनों पर अधिकार है। तो यह ध्यान रखिएगा ये सारी ज़मीनें किसकी हैं? राज्य की हैं। और राज्य के नाते आप क्या कर रहे हो? उसका यूटिलाइज़ कर रहे हो, आप उपयोग कर रहे हो, आपका उस पर अधिकार नहीं है, राज्य आपसे कभी भी ले सकता है। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू ऑफिसर्स। आप जब एमपीएलआरसी पढ़ोगे तो कई प्रकार के रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में पढ़ोगे। मोस्टली यदि आप एमपीएलआरसी को 3 अधिकारी पढ़ लेते हो, कलेक्टर पढ़ लेते हो, एसडीएम पढ़ लेते हो, तहसीलदार पढ़ रहे होते हो, तो आपको 90% आपकी एमपीएलआरसी कंप्लीट हो सकती है। एक तो आप काम निकालो कि भाई इनके काम क्या हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और ये कितना इनका जुरिस्डिक्शन होता है। इस आधार पर यदि आप एमपीएलआरसी पढ़ते हो तो आपको इंटरेस्टिंग हो जाएगी। रेवेन्यू ऑफिसर की कैटेगरी दी गई हैं आपका प्रमुख राजस्व आयुक्त, आयुक्त, अपर आयुक्त, आयुक्त भू अभिलेख, अपर आयुक्त, कलेक्टर, ये अपर कलेक्टर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उपखंड अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, संयुक्त कलेक्टर वगैरह वगैरह। इसके बाद नायब तहसीलदार होंगे, डिप्टी कलेक्टर, अपर तहसीलदार। ये आपकी लगभग 19 कैटेगरी सेक्शन 11 में 19 कैटेगरी वर्तमान में दी गई हैं। इन अधिकारियों को शॉर्ट में पढ़ने का सीधा तरीका है, आप कलेक्टर के बारे में आयुक्त पढ़ो, तो आयुक्त का जो अपॉइंटमेंट वाले पोर्शन है वो आपके 13A, 14 और 15 सेक्शन में आप पढ़ सकते हो। ठीक, अब आपको मान लो कलेक्टर पढ़ना, तो जितने प्रकार के कलेक्टर, चाहे जो ज्वाइंट कलेक्टर हो चाहे कोई भी हो, 16, 17, 18 सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जब आप सेक्शन 19 पर आते हो तो आप तहसीलदार पढ़ लेते हो, सभी प्रकार के तहसीलदार। सेक्शन 22 में आप पढ़ लेते हो एसडीएम के बारे में कि एसडीएम की अपॉइंटमेंट क्या होती है। सबसे अच्छा तरीका यदि आपका पढ़ने का तो आप अधिकारियों के सेक्शन निकालिए, किस अधिकारी का क्या क्या काम है, बड़ा आसान हो जाता है एमपीएलआरसी को पढ़ना। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है आपका स्पेशल कॉन्सेप्ट। यही काम है, ये इतने काम हैं जिनको आपको करना है आपको तो ठीक है। साथ में एक ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी मुकदमे होते हैं एलआरसी के, रेवेन्यू के, वो यही मुकदमे होते हैं। इन्हीं बेसिस पर पूरी एमपीएलआरसी और राजस्व अधिकारियों को इसका नॉलेज नहीं होता है। शुरू में आपने देखा होगा राजस्व अधिकारी तहसीलों में भेज दिए जाते हैं, भले ही आईएएस रैंक का व्यक्ति होता है उसको तहसील भेजा जाता है। आपको पता है क्यों भेजा जाता है? इसलिए भेजा जाता है कि उसको राजस्व का नॉलेज नहीं होता। पहले उसको प्रशासनिक नॉलेज दिया जाता है, एसडीएम होता है, उसको राजस्व का नॉलेज भेजा जाता है, थोड़ा कुछ सीखेगा, वहाँ पे अपीलें आएंगी, तहसीलदार कैसे काम करता है, इसकी काम की टेंडेंसी पड़ती है, तो उसको पहले प्रशासनिक अनुभव दिया जाता है एसडीएम के नाते। फिर आप देखते हो जब एसडीएम आईएएस, जो आईएएस रैंक का एसडीएम था, उसको जिला पंचायत में भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है? इसलिए भेज जाता है उसको सामाजिक वातावरण के बारे में जानकारी हो। क्योंकि आप जानते हो कलेक्टर क्या होता है? जिले का मुखिया होता है। तो जिले का मुखिया होता है तो उसको लॉ भी पता होना चाहिए और सामाजिक चीज़ें भी पता होना चाहिए। इस सामाजिक चीज़ों को पता करने के लिए इनको दोनों एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है। फिर जैसे जिला पंचायत का कार्यपालन अधिकारी के बाद उसको सीधा कलेक्टर बना दिया जाता है। तो आप चाहे पीएससी करो, चाहे सिविल जज बनो, इसमें आपको एमपीएलआरसी
पढ़नी पड़ेगी। इसमें मेनली जो कॉन्सेप्ट हैं वो ये हैं, काम जो हैं जैसे रेवेन्यू सर्वे, जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद एक टैक्स व्यवस्था लगाई, लेकिन समय समय पर टैक्स की, रेवेन्यू की कितना कम होना है, कितना बढ़ना है, कब उसको नहीं लिया जाना है, इसके लिए रेवेन्यू सर्वे होते हैं। तो रेवेन्यू सर्वे के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे MPLRC के अंतर्गत, और MPLRC के सेक्शन 61 से 77 तक सर्वे के संबंध में बताया गया है कि सर्वे कौन करेगा, कैसे करेगा, यदि सर्वे छूट गया है तो सर्वे उस स्थिति में कौन करेगा। एक आता है इसमें म्यूटेशन, बड़ा ही कॉमन नाम है नामांतरण। हर व्यक्ति को नामांतरण पता है, ठीक है, इसी को बोल देते हैं बुंदेलखंडी लैंग्वेज में दाखिल खारिज, ठीक है। ये बड़ा कॉमन वर्ड है दाखिल खारिज का। ये बड़ा सिंपल है और बड़ी आसानी से बता दिया जाता है। और ये एक नामांतरण वर्ड आता है, ये दोनों वर्ड एक ही है। म्यूटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, नामांतरण एक उसकी लैंग्वेज है, और आम बोलचाल की भाषा में हम दाखिल खारिज बोलते हैं। ये आपके सेक्शन 109 और 110 में इस पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि नॉर्मली तो आपको पता होगा कि ज़मीनें एक, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा, एक स्वत्व होता है और एक होता है नामांतरण, ठीक है। नामांतरण का जो उद्देश्य वो ये है कि अभी तक कोई टैक्स देता रहा है, अब कौन टैक्स देगा। फॉर एग्जांपल मेरी पिताजी की ज़मीन थी, मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, तो वो उसके बाद मैंने उस ज़मीन का नामांतरण अपने नाम पे करा लिया, क्योंकि अब पिताजी नहीं रहे तो अब पिताजी की जगह पर टैक्स कौन देगा, मैं दूंगा। तो ये नामांतरण होता है, इसको बोलते हैं। नामांतरण आप दो प्रकार से बोल सकते हैं, एक होता है फौती नामांतरण, ठीक है, फौती मतलब कोई ख़त्म हो गया है, मृत्यु के बाद नामांतरण होता है, और एक होता है रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से, रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से, और एक आप बोलेंगे एक वसीयत के माध्यम से भी नामांतरण होता है। नामांतरण तीन प्रकार से होते हैं, जब कोई उसके परिवार के लोग बाग खत्म हो जाते हैं तो फौती नामांतरण होता है, और यदि आप कोई रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, अब अन्य माध्यम कौन से होंगे सेल डीड के, आप कोई भी जिसमें आपको स्वत्व अर्जित होता है वो रजिस्टर्ड ही होता है, चाहे वो विक्रय हो, चाहे वो बंधक हो, चाहे वो पट्टा हो, चाहे वो विनिमय हो, चाहे वो दान हो। इसके अलावा वसीयत के माध्यम से प्रॉपर्टी अंतरित होती है, या फिर सक्सेशन के माध्यम से, उत्तराधिकार के माध्यम से आपको ये संपत्तियां मिलती हैं। अब संपत्तियां मिल गई हैं तो राज्य में, चूँकि वो संपत्तियां हैं राज्य की, मैं बता चुका हूँ पिछले सेक्शन 57 में, यदि संपत्तियां आपको इन माध्यमों से अर्जित हुई हैं तो उनके नाम रिप्लेस होंगे। अब क्या खसरे में जो एंट्री है वो आपको स्वत्व प्रदान करती है। एक वर्ड मैंने आपको बताया आपको स्वत्व के बारे में, क्या टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है कि जैसे नामांतरण हुआ तो क्या वो ज़मीनों के आप मालिक हो गए, आप भूमि स्वामी के नाम हैं आपके वहाँ पे। यदि खसरा में कोई एंट्री है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्वत्व आपको किसी का, मान लीजिए किसी खसरा के कॉलम में लिख दिया कि ये ज़मीन इनके नाम की जाती है और इसके संबंध में कोई आदेश नहीं है, प्रॉपर आदेश नहीं है, या कोई सेल डीड नहीं आई है, ठीक, तो इन सारे विषयों में आपका स्वत्व ट्रांसफर नहीं होता। अगर नामांतरण किसी का खसरा में नाम है या राजस्व रिकॉर्ड में नाम है उसका, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका प्रॉपर्ली स्वामी है। उसका मतलब जो नामांतरण लिखा हुआ है उसका नाम, उसका मतलब ये है कि ये राज्य, ये भूमि जो है, ये इस भूमि का टैक्स कौन देगा, ये व्यक्ति देगा। राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री आपको किसी भी प्रकार का स्वत्व प्रदान नहीं करती, टाइटल नहीं देती, मालिकाना हक नहीं देती है। ये केवल एक एंट्री है जो आपको बताती है कि इस ज़मीन का टैक्स ये देंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिकॉर्ड अमेंडमेंट। यदि कोई रिकॉर्ड, मैंने जो ये चीज़ बता रहा था, हो सकता है किसी ने फेक एंट्री कर दी हो राजस्व रिकॉर्ड में, या कोई गलत तरीके से कोई अंतरण हो गया है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है, जो आपके MPLRC के चैप्टर 104 से लेकर 123 तक बताए गए हैं। और मेनली 114 में रिकॉर्ड अमेंडमेंट के बारे में शायद बोला गया है। डिमार्केशन, अब यदि रिकॉर्ड गलत है तो आप रिकॉर्ड सुधार करा लो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से। इसके बाद आपके पास ज़मीन है, आपको पता नहीं ज़मीन, आपको लिखा है कि आपकी यानी इतने एकड़ ज़मीन है, लेकिन कहाँ ज़मीन है, किस लोकेशन में है, तो ये होता है डिमार्केशन। इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सीमांकन। जो राजस्व रिकॉर्ड होता है उसमें राजस्व रिकॉर्ड में आपके नक्शे, खसरे, अधिकार अवलेख की सारी चीज़ें आती हैं,
और उसमें जो रिकॉर्ड होता है उस ज़मीन के संबंध में उसका नक्शा भी होता है। तो उस नक्शे के आधार पर सीमांकन और तरमीम करके आपको बता दिया जाता है कि ज़मीन किसकी है। ये आपका तहसीलदार के माध्यम से आरआई को आवेदन जाता है और ये प्रोसेस दी गई हैं। ये भी आपकी 124 सेक्शन 124 से लेकर 136 के बीच में यहाँ पर डिमार्केशन प्रोसेस बताई गई है। इसके बाद एक टर्म आता है पार्टीशन, बंटवारा, ज़मीनों का बंटवारा। हमारे पिताजी से हमारी ज़मीन हम 2 भाइयों को प्राप्त हुई तो हम लोगों को ये तो हो गया 1/2 1/2 हक है, लेकिन किन ज़मीनों में कौन से खसरा नंबरों में हक है ये पार्टीशन के माध्यम से होता है। तो आपका ये सेक्शन 178 में MPLRC बताता है। एक वर्ड आता है डाइवर्सन, बहुत यानी कॉमन वर्ड है जो सामान्यतः हम लोग अधिकांशतः सुनते, ज़मीन खरीदी अब इसको डाइवर्सन कराना है। डाइवर्सन मतलब होता है डाइवर्ट करना। एक ज़मीन किसी न किसी मद के लिए उपयोग की जा रही, शासन में लिखा हुआ, चाहे वो कृषि भूमि हो, चाहे वो व्यावसायिक भूमि हो या किसी पर्पज़ से। यदि आप कृषि भूमि, आपकी कृषि भूमि है, आप उसको प्लॉटिंग की भूमि में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? डाइवर्सन। यदि आप उस कृषि भूमि पर स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपको डाइवर्सन। अभी तक आप जो टैक्स दे रहे थे वो कृषि भूमि के नाते दे रहे थे, लेकिन यदि आप उसका यूटिलाइजेशन अन्य पर्पज़ के लिए करना चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, जो सब्जी, मान लीजिए मैं टमाटर खरीदने जाता हूँ तो टमाटर का रेट देना पड़ेगा, और यदि मैं पनीर खरीदने जाता हूँ तो पनीर का रेट देना पड़ेगा। तो जब आप राज्य से टमाटर के लिए ज़मीन खरीदे थे कि हम खेती करेंगे इसमें, अब आप कह रहे हैं वहाँ पे मैं पनीर प्लांट लगाऊंगा, तो पनीर प्लांट के हिसाब से आपकी ज़मीन डाइवर्टेड की जाएगी और उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। जब MPLRC में अमेंडमेंट नहीं हुआ तो पहले 172 में हुआ करता था, अब ये डाइवर्सन 59 के अंतर्गत होता है। जब मैं ब्रीफ लेक्चर पढ़ाऊंगा आगे लेक्चर सीरीज में उसको एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद होती है लीज। तो नॉर्मली जो लीज यहाँ पे बताई गई है वो पट्टे की भूमियों के बारे में, वो गवर्नमेंट लीज के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि गवर्नमेंट लीज कैसे दी जाएगी। क्या लीज की भूमि विक्रय की जा सकेगी? हाँ, विक्रय तो की जा सकेगी, लेकिन कलेक्टर की परमिशन से किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी जब लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगी तब बढ़ेंगे। एक आता है वर्ड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, खातों की चकबंदी। अब मेरे पिताजी की ज़मीन रही और मेरे पिताजी के कई संतानें हो गई, आगे चल के पीढ़ी बढ़ गई, तो क्या हुआ, मुझे टुकड़ों टुकड़ों में कई जगह पे ज़मीन मिल गई। अब उसका उपयोग करने में मुझे दिक्कत जा रही है या पूरे गांव को दिक्कत जा रही है, तो इसके लिए क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का चैप्टर दिया गया है। इस चैप्टर में कलेक्टर के पास उस गांव के लोग या कई गांवों के लोग आपस में मिलकर जाते हैं और कहते हैं इसकी खातों की चकबंदी कर दी जाए, जिससे हम एक चक में खेती करने में आसानी हो। उस प्रोविजंस के बारे में भी MPLRC में बताया गया। ये सारी चीज़ें जो थी आपकी, ये ऑक्यूपाइड लैंड के बारे में पढ़ी आपकी, जो दखलयुक्त भूमि थी, मेरी पर्सनल भूमियाँ थी, प्राइवेट भूमियाँ थी, उनके संबंध में पढ़ा। अब बात आते हैं निस्तार, अनऑक्यूपाइड लैंड के भूमि के बारे में। ज़मीनें तो सब प्रकार की हैं, चाहे वो शासन की ज़मीनें हों चाहे वो प्राइवेट भूमि। तो शासन की ज़मीनों पे कैसे क्या निस्तारण होगा? पहला वर्ड आता है निस्तार पत्रक। निस्तार पत्रक में बताया गया यदि पहाड़ की भूमि है या आपका जंगलों की भूमि है तो उनका निस्तार कैसे किया जाएगा, उसके संबंध में नियम, मुरम, कंकड़, रेत, लकड़ी, जो भी चीज़ों के संबंध में कैसे उसका यूटिलाइजेशन होगा के बारे में निस्तार पत्रक में बताया गया। इसके बाद आता है एक वाजिबुल अर्ज। ये कितना अच्छा लगता है नाम, वाजिबुल अर्ज। इसमें लग रहा है जैसे जल की फीलिंग आ रही है। तो वाजिबुल अर्ज मतलब जल के बारे में बात करने वाला है। तो तालाब है, मछली पालन है, इन पालनों के बारे में कैसे नियम बनाया जाएगा उसके बारे में बताया गया। अब बात आती है आबादी। आबादी से लगता है कोई ना कोई लोग रहने वाले की बात की जाए, तो ये आबादी की भूमि मतलब ये बड़े विवाद, जब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ था इन संबंध में बड़े विवाद हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल हम छतरपुर में रहते हैं, यहाँ पर एक कोई ना कोई आबादी का खसरा नंबर होगा, उस आबादी के खसरा नंबर पर कई लोगों के मकान बने होंगे, नगर पालिका उनसे टैक्स लेती है। टैक्स लेने के बाद क्या होता है, ये आबादी चूँकि खसरा नंबर किसके नाम चढ़ा है, गवर्नमेंट के नाम पर, तो बहुत से लोग क्या कर देते थे, शिकायत कर देते थे, कोर्ट में मुकदमे लगा देते थे कि ये सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। एक तरफ तो वो नगर पालिका मतलब स्थानीय निकाय मतलब परमानेंट राज्य, तो वो भी राज्य थे, उन राज्य को वो टैक्स दे रहे थे। अब एक राज्य का कॉन्सेप्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट का, तो अब स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही थी क्योंकि वो आबादी की भूमि के रूप में चल रहा था। अब इनके विवाद क्या है, जो नेता टाइप के लोग होते थे उनको कुछ ना किसी को परेशान करना है, वो लिख देते थे कि सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मध्य प्रदेश जो सरकार थी उसने अमेंडमेंट किया। उसने कहा कि मध्य प्रदेश में जो आबादी की भूमियां हैं वहाँ पर जो कोई भी कब्जा कर रहा है या जिसका कब्जा पुरातन काल से रहा है उस व्यक्ति को उसका भूमि स्वामी घोषित किया जाता है। उसको 243 में उन्होंने अमेंडमेंट करके मेंशन कर दिया। तो अब ये जो विवाद थे
लगभग 2019 के पहले जो विवाद उठ रहे थे कि आबादी की भूमि, सरकारी भूमियों और सरकारी भूमि संबंधित कई केसेस न्यायालयों में, हाई कोर्ट में या रेवेन्यू कोर्ट्स में दाखिल हो गए थे। उन केसेस को बड़े आसानी से गवर्नमेंट के द्वारा निपटा दिया गया है और आबादी की भूमियों में जो भी कब्जा किए हुए था वर्ष 2019 तक उन व्यक्तियों को उस जमीन का भूमि स्वामी घोषित कर दिया गया है। क्योंकि वर्तमान में तो जब हम रजिस्ट्री कराते तो हम खसरा नंबर मेंशन करते हैं प्लॉटिंग की ज़मीनों में, लेकिन पहले की ज़मीनें सीधी आबादी के नाम से जानी जाती थी। तो उन ज़मीनों को क्या बोल दिया गया कि अभी ये आबादी की भूमियाँ हैं, जो व्यक्ति जहाँ पर काबिज है, पोजीशन में है, वो व्यक्ति वहाँ का मालिक है और उस हिसाब से जो नगर पालिका, नगर निगम है, उनको टैक्स देता रहेगा। अब बात आती है मिनरल्स की। खनिज है, खनिज संपदा है। खनिज संपदा में आपकी लकड़ियाँ भी आती हैं या आपके जो ये खदान, ये सारी चीज़ें खनिज के आ रहे हैं। तो इनका कैसा यूटिलाइजेशन किया जाएगा, इसके संबंध में भी MPLRC में बताया गया। इसके बाद आता है डिस्पोजेशन। यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा करता है तो उसको कैसे डिस्पोजेस किया जाएगा, ये सारे टर्म्स आपको मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता में पढ़ने को मिलेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आगे के लेक्चर सीरीज में एक एक करके अलग अलग, और जैसे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आएगा और कैसे आप इन प्रोसीजर्स को बड़े सरल तरीके से पढ़ पाएंगे के संबंध में आगे लेक्चर सीरीज रहेगी। उस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करें आप लोग। मैं आगे के लेक्चर में लेक्चर सीरीज 2 लेकर लैंड लॉ के रिगार्डिंग उपस्थित रहूँगा। आप लोगों ने से वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।